Hello everyone, my name is Shadan Saifi. I have qualified UGC and JRF. तो टाइप्स ऑफ रिसर्च में आज हम देखने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है। देखो, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में हम किसी भी फिनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिस्क्राइबिंग अ फिनोमेना, उसको सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, बस इतना ही करते हैं, ऑब्जर्व और डिस्क्राइब। कोई सिचुएशन हो, इवेंट हो, फिनोमिना हो, उसको एज इट इज़ जैसे वो एग्जिस्ट करता है वैसे ही उसको डिस्क्राइब या ऑब्जर्व करेंगे, बाकी उसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमें आंसर देता है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर एंड हाउ, बट नॉट नेसेसरली वाई। तो यहाँ पर हम इन सब चीज़ों के आंसर दे सकते हैं, मगर वाई का आंसर नहीं दे सकते। कोई भी कंडीशन क्यों हो रही है उसको जानने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च नहीं करते हैं, जबकि हम क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब के आंसर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में दे पाते हैं। अभी इसके हम एग्जाम्पल देखेंगे, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हम ऑब्जर्वेशन कैरी आउट कराते हैं विदाउट मैनिपुलेटिंग द वेरिएबल्स। कोई भी जो वेरिएबल्स या एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट पर हम स्टडी कर रहे हैं, चाहे वहाँ पर वेरिएबल्स हों या ना हो, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं किया जाता है। ठीक है, कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा, जैसे कंडीशंस एज इट एग्जिस्ट कर रही हैं उसको एज इट इज डिस्क्राइब कर दिया जाता है, बस। अब ये क्वांटिटेटिव भी हो सकती है कि वो मैथमेटिकल डेटा के साथ डील करे। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है सर्वे। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे देश में जो हर 10 साल में सेंसस होता है, वहाँ पर हम लोगों की इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनकी एज क्या है, उनका सेक्स क्या है, एजुकेशन क्या है, एज लिटरेसी क्या है। ठीक है, ये सब जानकारी हम लेते हैं। ठीक है, वो सेंसस जो है वो एक अच्छा एग्जाम्पल है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम लोगों के बारे में सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, कुछ भी चेंज नहीं कर रहे हैं एनवायरनमेंट में। ठीक है, और एग्जाम्पल डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के क्या हो सकते हैं। ओपिनियन पोल जब लिया जाता है लोगों का कि कितने लोग किसी पार्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर को लाइक करते हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। या कस्टमर फीडबैक जो फॉर्म भरवाते हैं हमसे, वो भी एक एग्जांपल हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का। वहाँ पर हम सेटिस्फैक्शन लेवल रेट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर। ठीक है, सोशल मीडिया स्टडी में जो, अगर हम काउंटिंग हाउ मैनी आवर्स पीपल स्पेंड ऑन इंस्टाग्राम पर डे, अगर हम ये काउंट करें कि एक दिन में इंस्टाग्राम पे एक जितने भी टीनेजर्स हैं वो कितने आवर्स स्पेंड कर रहे हैं ऑन एवरेज, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टडी का पार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ चीज़ चेंज नहीं कर रहे हैं, बस एज इट इज़ एक्सप्लेन कर रहे हैं। और जितनी भी मार्केट रिसर्चेज होती हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी ले लो, लोग कौन सा साबुन ज़्यादा खरीद रहे हैं, कौन से ब्रांड का लैपटॉप ज़्यादा खरीदना पसंद कर रहे हैं, उनको लैपटॉप में ऑन एन एवरेज क्या स्पेसिफिकेशंस चाहिए। ठीक है, ये सब मार्केट रिसर्च में जो भी चीज़ की जाती है वो डिस्क्रिप्टिव स्टडी का पार्ट होती है। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के भी बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं। ठीक है, अब ये टाइप्स जो हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है, इनके अलावा भी और टाइप्स हो सकते हैं। ये मैंने कुछ टाइप्स यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है कि हम कोई भी डिस्क्रिप्टिव जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में ही करेंगे। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम में इसको स्टडी किया जाएगा। अगर हमने चूज करी कि हम जो है कि हम को इसके हम एग्जांपल्स समझेंगे आगे चल के। देखो, हम देखना चाहते हैं कि एक साल में कितने परसेंटेज ऑफ फीमेल्स एनरोल इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हम निकालना चाहते हैं। ठीक है, इन अ गिवन ईयर, कि हम मान लो चाहते हैं कि 2025 में, ठीक है, 2025 में जो एडमिशन्स हुए, नए एडमिशन्स, उसमें फीमेल एनरोलमेंट रेट कितना था। अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से कितने परसेंटेज स्टूडेंट्स फीमेल्स थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा क्रॉस सेक्शनल स्टडी का एग्जाम्पल। अब देखो क्या होता है, अगर तुम्हें कोई एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन निकालना है, ठीक है, तुमने कोई भी एज ग्रुप पकड़ लिया कि हम जानना चाहते हैं कि 12 से लेकर 18 ईयर्स के एज ग्रुप में इतने एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनमें किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम 2025 में, है ना, उनमें मोबाइल फ़ोन का एडिक्शन
है या नहीं है। अब हम इस एज ग्रुप के हमने स्टडी की, अब उस एज ग्रुप को स्टडी के उसके बाद हम इंफॉर्मेशन लेंगे 18 टू 36 ईयर्स का, फिर 36 टू 52 ईयर्स का, ऐसे ही हम एज ग्रुप बनाते जाएंगे और हम कंपेयर करेंगे कि किस एज में जो मोबाइल एडिक्शन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा क्रॉस सेक्शनल स्टडी का। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी क्या होती है कि यहाँ पर जो डाटा होता है वो एक से ज़्यादा बार कलेक्ट किया जाता है और डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, अगर हमने एक बार डेटा इस साल कलेक्ट कर लिया तो दूसरा डेटा हम नेक्स्ट ईयर कलेक्ट करेंगे, तीसरा उससे नेक्स्ट ईयर कलेक्ट करेंगे, ऐसा हो सकता है। या फिर एक डाटा हमने इस महीने कलेक्ट किया तो अगला डाटा नेक्स्ट मंथ कलेक्ट होगा, उससे अगला डाटा उससे नेक्स्ट मंथ कलेक्ट होगा। तो वो होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडीज। जैसे कि हम इसका, जैसे कि तुम जो मूवीज देखते हो आजकल, ये वेब सीरीज होती हैं, वो पार्ट्स में रिलीज होती हैं। पहले पहला पार्ट रिलीज होता है, फिर दूसरा पार्ट, फिर तीसरा पार्ट, फिर चौथा पार्ट, ऐसे। तो हर साल एक एक बार रिलीज हो रहा होता है। तो ये सब क्या है, ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी। वैसे ही एग्जैक्ट एग्जाम्पल नहीं लेना है मूवीज का, मैंने बस समझाने के लिए लिया है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी में क्या होता है कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम में हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि एक नेशनल सर्वे हुआ, उसमें हमें जानना है चेंज इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। ठीक है, 3 साल के अंदर, यानी कि 3 सालों के अंदर, पहला ईयर है, दूसरा ईयर है, तीसरा ईयर है, हर एक साल में एम्प्लॉयमेंट रेट कितना था। अगर इस साल 10 पर एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, मतलब एक सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट पैटर्न जानना है तो हम इसको स्पेसिफिक कर देते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर पहले साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमने मान लो 7% था, दूसरे साल वो 8% हो गया, तीसरे साल वो हो जाएगा 5%, ये हमने मान लिया है। तो हमें चेंज मिल जाएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं, सब तो नहीं मगर ज़्यादातर क्या मेजर करने के लिए बनाई जाती हैं, चेंज। चेंज तो टाइम के साथ भी हो सकता है, तो वो जो टाइम के साथ चेंज हो रहा है किसी भी डेटा में, उसको या किसी भी वेरिएबल में, उसको मेजर करने के लिए लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी की जाती है। ठीक है, या फिर दूसरा एग्जांपल हो जाएगा कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, वो हर साल जो उनको ज़्यादातर जो जब सर्दियाँ आती हैं तो उनको कौन कौन सी बीमारी हो जाती है, पहले हमने पहले साल उसको उनको ऑब्जर्व किया, फिर दूसरे साल भी ऑब्जर्व किया, ताकि हम पता लगा सकें कि उन दोनों कंसेक्यूटिव, या तीसरे साल भी ऑब्जर्व किया कह सकते हैं, तो हम पता लगा सकते हैं कि ज़्यादातर कौन सी बीमारी हो रही है सर्दी आने पर लोगों को, स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी के एग्जाम्पल। देखो इसको सबसे अच्छा एग्जाम्पल होगा कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होता है। क्रॉस सेक्शनल स्टडी एक फोटो की तरह मानो कि फोटो एक बार खींच लिया, एक मोमेंट ऑफ टाइम को कैप्चर कर लिया, बस हो गया। मगर लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी को आप एक वीडियो की तरह मानो कि ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम के हिसाब से डेटा को कलेक्ट करना होता है। जैसे वीडियो होती है, वो जो होती है वो एक लंबे टाइम तक चलती है। ठीक है, वहाँ पर कोई स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम मेजर नहीं किया जा रहा होता है। अब आता है सर्वे रिसर्च। सर्वे रिसर्च में क्या होता है कि हम किसी भी सिचुएशन को अच्छे से समझने के लिए, उसको कंपेयर करने के लिए, या फिर कोई डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है मेन इसका पॉइंट। ठीक है, या उसको समझने के लिए, इम्प्रूव या डिसीजन लेने के लिए। बस जहाँ सर्वे का मतलब क्या होता है कि तुम कोई भी फॉर्म दोगे, फॉर्म क्रिएट करोगे, उसको लोग भरेंगे या तुम खुद से भरोगे लोगों से क्वेश्चन पूछते हुए। ठीक है, इस तरह से तुम सर्वे कर लेते हो। ठीक, ताकि तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल जाए और उसके हिसाब से आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सको। इसका एग्जाम्पल हो सकता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन या सेंसस, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ये। या फिर तुम अपने क्लास में भी सर्वे कर सकते हो कि कितने बच्चे जो हैं वो, अब कितने बच्चे जो हैं वो, उनके जो मार्क्स हैं वो 60% से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, ये जानने के लिए उनको एक एक फॉर्म दे दो, सब फॉर्म फिल करके तुम्हें वापस कर देंगे, कितने परसेंटेज उनका हो तुम्हें पता चल जाएगा, ताकि ताकि इम्प्रूवमेंट के, ताकि हम कुछ ना कुछ स्टेप्स ले सकें उनके मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब आता है कोरिलेशनल स्टडीज। कोरिलेशनल रिसर्च में क्या होता है, ये स्टडी क्या है तो रिसर्च क्या है तो कोई बात नहीं, वहां पर हम रिलेशन, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप ताकि हम पता लगा सकें
कि अगर एक वेरिएबल में चेंज हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग दूसरा वेरिएबल चेंज हो रहा है या नहीं, ताकि हमें कोई भी फिनोमेना की प्रिडिक्शन लगा सके या उसको समझ सके, या फिर हम बता सकें कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। अगर ये एक ए वेरिएबल चेंज हुआ तो बी वेरिएबल उसके अकॉर्डिंगली इस तरह से चेंज होगा। ठीक है, जैसे कि एक सा एग्जांपल है कि यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे इससे पहले हम एक आसान एग्जांपल ले लेते हैं कि बहुत आसान, अगर आसमान में बादल ज्यादा हैं, ठीक है, अगर आसमान में बादल ज्यादा हैं या काले बादल हैं, तो इसका मतलब बारिश भी ज्यादा होगी। तो ये कोरिलेशनल स्टडी का एग्जांपल हो जाएगा कि अगर काले बादल होंगे, जितने ज्यादा काले बादल उतने ही ज्यादा बारिश। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमने एक और एग्जांपल लिया है कि हमें पता लगाना है कि लॉन्गर स्लीप जो है स्टूडेंट्स के अंदर, जो स्टूडेंट ज़्यादा लॉन्गर स्लीप लेते हैं या ज़्यादा स्लीप ले पाते हैं तो वो एग्ज़ाम में बेटर परफॉर्म करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर हम स्लीप, जो उसके इनका स्लीप ड्यूरेशन है, उसको हम कोरिलेट करना चाहते हैं एग्ज़ाम की परफॉर्मेंस से। ठीक है, अब देखो ये जो कोरिलेशनल स्टडीज़ है ना, ये तीन तरह की हो सकती हैं। एक तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन और नो कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या होता है, मान लो दो वेरिएबल हैं, अगर ए बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ेगा। ठीक है, अगर ए कम हो रहा है तो दूसरा भी कम हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन कह रहा है, हो जाता है। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, अगर ए इंक्रीज कर रहा है तो बी डिक्रीज करेगा, अगर ए डिक्रीज कर रहा है तो बी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये नेगेटिव कोरिलेशन का एग्जाम्पल हो जाता है। नो कोरिलेशन में कोई भी क्लियर रिलेशनशिप नहीं होती है, कि ए और बी में कोई भी क्लियर रिलेशनशिप नहीं है। अब जैसे कि अगर स्क्रीन टाइम ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स का, मोबाइल में वो ज़्यादा टाइम मोबाइल या टीवी देखेंगे तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। अगर स्क्रीन टाइम अगर आप बढ़ाओगे तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो कम हो जा रही है। ठीक है, ज़्यादा मोबाइल देखेंगे या टीवी देखेंगे बच्चे तो कम खेलने जाएंगे बाहर ऑब्वियसली। और पॉजिटिव ये हो गया नेगेटिव कोरिलेशन। अगर हम पॉजिटिव कोरिलेशन का एग्जांपल ले कि डज इनकम लेवल रिलेट टू एजुकेशनल लेवल, अगर इनकम लेवल ज़्यादा है किसी की तो उसके पास एजुकेशनल लेवल भी उसका ज़्यादा होगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखना चाहते हैं, यहाँ पर हम पॉजिटिव कोरिलेशन लाइकली हमें देखने को मिलेगा। ये तो हमने क्वेश्चन पूछा है, मगर अक्सर क्या होता है, अगर इनकम लेवल ज़्यादा है ज़्यादातर, तो आपका जो एजुकेशनल लेवल है उसके ज़्यादा होने की भी चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर एक पॉजिटिव कोरिलेशन हो जाएगा। अब नो कोरिलेशन का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, जैसे कि जैसे कि अगर हम लें कि टाइम सुबह के 6 बजे ज़्यादा बारिश होगी, इसमें तो कोई रिलेशन नहीं है, वक्त का बारिश से क्या लेना देना है, तो यहाँ पर नो कोरिलेशन आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लिया है मैंने समझाने के लिए आपको। ठीक है, या फिर नो कोरिलेशन में हम क्या कह सकते हैं कि कि अगर स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्टडी करेंगे, ठीक है, तो फिर वो लोग, हाँ, अगर ज़्यादा स्टडी करेंगे तो फिर वो लोग जो है वो, कुछ भी एग्जांपल ले लो कि वो लोग खाना नहीं खा पाएंगे अच्छे से, इसमें तो कोई रिलेशन ही नहीं है, ज़्यादा स्टडी करने का खाने से कोई लेना देना नहीं होता है, इसलिए नो कोरिलेशन के एग्जांपल्स हो जाएंगे। अब हम आगे देखेंगे, आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी, इसको हम यहीं पर पॉज करते हैं। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे बाकी चीज़ों का। थैंक यू।